एम नाम वालों के लिए साल 2025 क्या लाया है खास? जाने एम नाम वालों की कौन सी है राशि। वर्ष 2025 की फुल डिटेल के लिए एम नाम वाले देखें ये वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जातक होते हैं जिन्हें अपनी जन्म राशि के बारे में सही जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनके जन्म के समय जन्मपत्री बनी नहीं होती, या बनी होती है तो गुम जाती है, फिर उसके बारे में वो जानकारी हासिल नहीं कर पाते। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां माँ बाप ही इस बात को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे कि बच्चे की जन्मपत्री बनानी चाहिए। तो वो भी ऐसे केसेस हैं जहां पर नहीं पता होता कि जन्म राशि कौन सी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो जिनका नाम जो है वो एम से शुरू होता है, अंग्रेजी के शब्द एम से शुरू होता है, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, उनकी राशि क्या है। आपको ये जानकारी देंगे कि 2025 में आपके साथ क्या-क्या होगा और कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपके साथ होकर रहेंगी। तो यदि आपका नाम अंग्रेजी के शब्द एम से शुरू होता है तो सबसे पहले आपकी राशि सिंह है। आप अपनी राशि सिंह राशि के हिसाब से ही देखिए, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द एम में जो जो सिंह राशि है उसमें जो नक्षत्र आता है मघा नक्षत्र, उसके चारों चरण जो है वो अंग्रेजी के शब्द एम से ही शुरू होते हैं। इसके अलावा उसका जो अगला नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, उसका भी पहला चरण जो है वो एम से ही आता है। तो सिंह राशि में जो 9 नक्षत्र आते हैं टोटल, उनमें से 5 चरणों में जो पैदा होते हैं, 2 नक्षत्रों के 5 चरणों में जो पैदा होते हैं, वो एम नाम के ही जातक होते हैं। तो एम नाम के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा, ये वीडियो में आगे जानते हैं। तो बात करेंगे सिंह राशि की, लेकिन सिंह राशि की बात करने से पहले 4 बड़े ग्रह जिनका प्रभाव आपके ऊपर आता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उन ग्रहों का असर क्या होता है लाइफ में, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 4 ग्रह ऐसे होते हैं, शनि, गुरु, राहु और केतु। ये चारों ग्रह एक साल में कभी कभी राशि परिवर्तन करते हैं एक साथ, क्योंकि शनि 2.5 साल बाद राशि बदलेंगे तो नंबर तीसरे साल बाद जाके ही आता है। राहु केतु कभी कभी ऐसा होता है कि हर साल राशि बदल जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। जैसे 2023 में अक्टूबर में राशि बदली राहु केतु ने, 2024 में राशि परिवर्तन नहीं हुआ, अब 25 में होगा जाके। गुरु हर साल राशि बदलते हैं क्योंकि गुरु 12 महीने ही एक राशि में रहते हैं। तो 2025 ऐसा होने जा रहा है जिसमें चारों ग्रह राशि बदलेंगे और सिंह राशि के ऊपर इसका क्या असर पाएगा आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। चारों ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे उसके गोचर का आपके ऊपर क्या असर आएगा। तो सबसे पहले तो ये जो कुंडली आपके सामने लगी हुई है, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। चारों ग्रहों की स्थिति बताएंगे आपके लिए कैसी है। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी के दिन आपकी जो दशम भाव है कुंडली का, वहां पर गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु यहीं पर रहेंगे, आपकी कुंडली में गुरु रहेंगे 15 मई तक, यानी कि पहले 4.5 महीने गुरु आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे। दूसरा धन भाव होता है उसको प्रभावित करेंगे और छठा आपका लिटिगेशन, रोग ऋण शत्रु का भाव होता है उसको प्रभावित करेंगे। और गुरु की दृष्टि सब जानते हैं कि अच्छी होती है। जहां पर गुरु बैठे हैं, ये देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपके सामने इस चार्ट के ऊपर, इसको इकोनॉमिक ट्रायंगल बोलते हैं, ये अर्थ ट्रायंगल है। तो यहां पर गुरु पहले 4.5 महीने आपका इकोनॉमिक ट्रायंगल एक्टिवेट रखेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली में इस समय सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में आपकी कुंडली में शनिदेव की अपनी राशि कुंभ आती है। हालांकि शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा होता है, लेकिन सप्तम में हम इसको न्यूट्रल मान के भी चलेंगे, क्योंकि यहां पर सब जो है वो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, अष्टम से के मुकाबले अच्छे हैं। लेकिन यहां पर ज्यादा देर नहीं रहेंगे सप्तम में, आगे जाकर अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में आने का मतलब है कि आपकी कुंडली में यहां पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे कि शनि की ढैया आ रही है सिंह राशि के ऊपर, तो शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी। इसका भी क्या असर रहेगा ये भी चर्चा करेंगे। तो ये 2 ग्रह बदलेंगे और तीसरा और चौथा ग्रह राहु केतु जो एक ही साथ बदलते हैं, वो 29 मई को जाकर बदलेंगे। इस समय क्या हो रहा है, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए दूसरे भाव में और अष्टम में गोचर हो रहा है ये वाला, क्योंकि 6 राशि में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं और 12 राशि में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं। तो राहु का अष्टम में जाना अच्छा नहीं, केतु का दूसरे भाव में जाना अच्छा नहीं। ये गोचर किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था, दोनों का ही अच्छा नहीं था। यदि केंद्र में हो तो फिर हम थोड़ा सा न्यूट्रल मान के चलें, लेकिन अष्टम का और दूसरे का तो गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम आयु स्थान है, ये जो है वो अच्छा स्थान नहीं होता। यहाँ से राहु का गोचर भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट होना भी अच्छा नहीं होता। दूसरा भाव चूंकि धन भाव है, यहाँ पर केतु का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं है, तो ये गोचर भी आपके लिए अच्छा नहीं था। ये गोचर आपके लिए थोड़ा सा अब आगे जाकर न्यूट्रल होगा, आगे बताएंगे। 29 मई को आप देखिए कुंडली में आपकी राशि के ऊपर से केतु का गोचर शुरू हो जाएगा और सप्तम में राहु आ जाएंगे, यहाँ पर यह स्थिति होगी।
और गुरु का गोचर जो होगा, गुरु का गोचर आप जो है पहले बता दिया आपको कि 15 मई को होगा, वो आगे निकल जाएंगे। और गुरु का गोचर आपकी कुंडली में होगा 15 मई को 11वें भाव में आ जाएंगे वो। अब 11वें भाव में जब गुरु आएंगे तो 11वें भाव का गुरु का गोचर अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर एक गोचर आपके लिए अच्छा है, गुरु का बहुत अच्छा होने जा रहा है। राहु केतु का गोचर आप न्यूट्रल मान के चलिए, लेकिन शनि का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शनि जो है वो समय के कारक ग्रह हैं। शनि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट किस समय होगा ये डिसाइड करते हैं। गुरु ब्लेसिंग्स देते हैं, गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। तो यहां पर पहले 4.5 महीने गुरु की ब्लेसिंग्स रहेगी आपके धन स्थान के ऊपर, जहां से इस समय केतु का गोचर हो रहा है। वो भाव गुरु के कारण ही न्यूट्रलाइज है। न्यूट्रलाइज मतलब है कि वहां पर बहुत ज्यादा धन की हानि नहीं है। और यदि गुरु यहां से हटेंगे तो केतु भी वहां से हट जाएंगे, तो वो भाव आपका खाली हो जाएगा। आपकी कुंडली में पूरा साल 3 भाव एक्टिव रहेंगे। तीसरा भाव एक्टिव रहेगा, 5वां भाव एक्टिव रहेगा, 7वां भाव एक्टिव रहेगा। ये एक्टिवेशन भी आपको बताएंगे कि आगे कैसे होती है। किसी भी भाव के ऊपर एक शुभ और एक अशुभ ग्रह का प्रभाव आने के बाद वो भाव एक्टिव हो जाता है। तो जब ये ग्रह तीनों गोचर कर जाएंगे तो आपकी कुंडली में तीसरा, 5वां और 7वां भाव एक्टिव हो जाएगा। अब इसका असर क्या होगा? सबसे पहले तो यह है कि असर क्या होगा। यहां पर देखते हैं कि सबसे पहला गोचर होगा आपकी कुंडली में शनि का। 29 मार्च को शनि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ जाएंगे। आप शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। अब शनि आपकी कुंडली में 2 स्थानों के स्वामी बनते हैं और शनि मारक हैं आपकी कुंडली में। सिंह राशि के लिए शनि अच्छा फल नहीं करते। सिंह राशि के जातकों को जब शनि की अंतर्दशा आती है तो वो दशा विपरीत होती है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में छठे के भी स्वामी है जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, 7वें के भी स्वामी है जो मारक स्थान होता है। तो यहां पर शनि का छठे भाव के स्वामी का अष्टम में आ जाना, मारक स्थान के स्वामी का अष्टम में आ जाना, आपके चंद्रमा से अष्टम में गोचर करना अच्छा नहीं है। यहां पर आपको इसकी रेमेडीज भी आगे बताएंगे, लेकिन यहां पर आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, अपने रिएक्शन के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब चंद्रमा से अष्टम में शनि आते हैं तो आपके मन को, आपकी जो साइकोलॉजिकल पोजीशन है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। जब मन आपका डिस्टर्ब होता है तो उसका असर आपकी वाणी के ऊपर आता है। अब देखिए यहाँ पर शनि की सीधी दृष्टि जो जाती है, जब अष्टम में शनि आएंगे तो सीधी दृष्टि जाती है दूसरे भाव पर। दूसरा भाव आपका धन भाव भी होता है, आपका हाउस ऑफ स्पीच भी होता है। आप क्या बोलेंगे, किस समय बोलेंगे, कैसी स्थिति में बोलेंगे, ये उस समय ये ग्रहों का प्रभाव उस भाव के ऊपर जो है वो काफी असर डालता है। तो कोशिश करिए कि जब शनि का गोचर हो जाए 29 मार्च 2025, उसके बाद किसी भी सिचुएशन को के ऊपर रिएक्ट करने की बजाय उस पर रिस्पॉन्ड करिए। ये ट्रेनिंग आप अपने आप को खुद को दीजिए पहले 4 महीने 2025 के, कि आपको आने वाले 8 महीनों में रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। किसी भी सिचुएशन को असेस करना है, वहां पर असेस करने के बाद ही अपनी को प्रतिक्रिया देनी है, अन्यथा वो नुकसान हो सकता है। शनि जब यहां पर बैठेंगे तो दशम भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। आप देखिए जो दृष्टि जा रही है वो तीसरी दृष्टि जा रही है। ये दशम भाव आपका कर्म का भाव होता है। होता यह है जब शनि की दृष्टि किसी भाव के ऊपर पड़ती है तो उस भाव से संबंधित काम थोड़े से स्लो हो जाते हैं। तो स्लो होने का मतलब है कि वहां पर चीजें आपको उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, उसको पूरा करने का कोई टारगेट रखते हो, वो टारगेट की आपकी डेडलाइन निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है 2025 में कि आपने कोई काम शुरू किया है, वहां पर आपकी डेडलाइन के मुताबिक चीजें ना हो। कारोबार में डिले हो सकता है, पेमेंट्स आपकी जो पार्टियां हैं वो डिले कर सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सिर्फ हौसला बना के रखना है। हौसला इसलिए क्योंकि गुरु आय स्थान में है, गुरु की भी आगे चर्चा करते हैं। गुरु आय स्थान में है, वो कैसे मनी का फ्लो आपका ठीक रखेंगे ये बताएंगे आगे आपको। अब आगे बात करेंगे गुरु की, क्योंकि दूसरा गोचर गुरु का होगा और गुरु 15 मार्च को आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस होता है एलिवेशन, 11th हाउस होता है आपकी तरक्की, 11th हाउस होता है आपकी इच्छाएं, 11th हाउस आय भाव है और गुरु इस भाव के कारक हैं। अब गुरु जो है वो यहां पर देख रहे हैं आपकी कुंडली में सीधा पंचम भाव को। शनि की हमने जो चर्चा की है उसमें तीसरी दृष्टि की चर्चा की थी, 7वीं की थी, लेकिन उसकी 10वीं की नहीं की थी, क्योंकि गुरु भी यहां पर देखेंगे। 10वीं दृष्टि आप देखिए शनि की पंचम पे जा रही है, उधर गुरु की भी पंचम पे जा रही है। अब ये पंचम भाव आपका एक्टिव हो गया। पंचम आपका इजी गेन्स होता है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी कमाई गुरु के गोचर के बाद, शनि तो गोचर कर जाएंगे 29 मार्च को, अप्रैल का महीना तो बीच में है और 15 मई तक वो समय है, 45 दिन का वो समय है जब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रंट पर। लेकिन जैसे ही गुरु आएंगे, गुरु वो भाव एक्टिव करेंगे, इजी गेन्स का भाव होता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा इजी गेन्स आ सकता है, तो वहां पर गुरु की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। 15 मई के बाद चीजें फाइनेंस के लिहाज से
पैसे के लिहाज से आपके लिए अच्छी होंगी। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि जो गुरु है, वो गुरु आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी है। अब पंचमेश जो है वो 11th हाउस में आ गया। पंचम के कारक भी गुरु होते हैं। सिंह राशि के लिए गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं और गुरु पंचम भाव के कारक भी होते हैं, 11th के कारक भी होते हैं। तो 11th का कारक 11th में बैठ गया, वहां से पंचम को देख रहा है, वो उसका अपना भाव भी है, उस भाव के वो गुरु कारक भी हैं। तो ये क्या करेंगे, यदि आपके यहाँ पर संतान नहीं है तो आपको संतान होगी। यहाँ पर 15 मई के बाद सिंह राशि के जातक जो है वो संतान की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यदि संतान है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर भी डेफिनेटली जरूर आएगी। ये भी गुरु की ब्लेसिंग्स के कारण होगा, ये आपको इसके डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। अब गुरु यहाँ पर बैठे हैं तो एक दृष्टि जा रही है गुरु की सप्तम भाव के ऊपर, जो 9th एस्पेक्ट है। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव के पार्टनर का भाव होता है। पार्टनरशिप में कोई भी काम करना है आपने तो गुरु के गोचर के बाद ही करिएगा। 15 मई के बाद वो भाव गुरु के प्रभाव में आ जाएगा। तो पार्टनरशिप के काम के लिहाज से 15 मई के बाद का समय अच्छा है। ये भाव पार्टनर के साथ साथ लाइफ पार्टनर का भी होता है। लाइफ पार्टनर को लेकर यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई उनको हेल्थ इश्यू चल रहा है या आपकी मैरिज हुई नहीं है, वो 7th एक्टिव होने से वो मैरिज भी हो सकती है। तो यानी कि जिनकी संतान नहीं है उनको संतान हो सकती है, जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी हो सकती है। पार्टनर के साथ तालमेल बेटर हो सकता है। अब देखिए, गुरु की एक दृष्टि जा रही है आपके तीसरे भाव के ऊपर, ये पंचम दृष्टि है। तीसरा भाव आपके भाई का भाव होता है, छोटा भाई यहीं से देखा जाता है। और तीसरा भाव आपकी कुंडली में पराक्रम का भाव होता है। इसका मतलब यह है कि 15 मई के बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें पूरी कन्विक्शन के साथ काम करेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पर आपको डेफिनेटली भाई के पक्ष से फायदा हो सकता है, भाई की हेल्थ अच्छी रह सकती है, भाई का तालमेल ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो डेफिनेटली इससे भी आपको लाभ होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो चीज़ें शनि की अष्टम ढैया जो है वो आकर थोड़ी सी डिस्टर्ब करने वाली थी, उसको आकर गुरु बैलेंस करेंगे 2025 में 15 मई के बाद। अब अगला गोचर जो होना है आपकी कुंडली में वो 29 मई को होगा, वो होगा राहु और केतु का गोचर। अब राहु यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है। राहु का अष्टम में गोचर अच्छा नहीं होता। केतु मार्ग स्थान पे बैठे हुए हैं, ये भी जो है वो स्थिति अच्छी नहीं थी। हालांकि चंद्रमा के ऊपर से भी राहु केतु का गोचर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से राहु केतु आ जाएंगे। केतु डिससेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं। यदि ये पॉजिटिव स्थिति में आ जाए तो आपको डिससेटिस्फेक्शन का मतलब यह है कि आपने कोई काम किया उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है। इसको यदि हम पॉजिटिवली देखना चाहें तो हम अपना और ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। केतु क्या करते हैं? केतु रिसर्च के कारक ग्रह हैं। केतु आपको डीप लेके जाते हैं चीजों में। तो पॉजिटिव चीज ये हो सकती है केतु के चंद्रमा के ऊपर से गोचर करने के कारण कि आप अपनी ही परफॉर्मेंस से संतुष्ट नजर नहीं आओगे और कोशिश करोगे कि इसको और ज्यादा बेटर किया जाए और उसका फल आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। अब केतु यहाँ पर बैठते हैं तो पंचम को देखते हैं, क्योंकि गुरु भी पंचम को देख रहे हैं, पंचम एक्टिव हो गया। और केतु यहाँ पर बैठेंगे तो 9th को भी देखेंगे, 9th भी एक्टिव होगा। 9th एक्टिव होने का मतलब यह है कि 9th आपका भाग्य स्थान होता है, 9th अध्यात्म के स्थान होता है और केतु अध्यात्म के कारक ग्रह है। तो 9th का एक्टिव होना केतु के द्वारा ये इंडिकेट करता है कि आप रिलीजियस टूरिज्म की तरफ भी जाएंगे, धार्मिक यात्रा भी करेंगे 2025 में। सिंह राशि के जातकों को ऐसे बहुत से मौके आएंगे 29 मई 2025 के बाद, जब वो धार्मिक यात्रा जाएंगे। कोई वैष्णो देवी जा सकता है, कोई केदारनाथ जा सकता है, कोई शिरडी जा सकता है, किसी गणपति के प्रति आस्था है, किसी की माता रानी के प्रति आस्था है। किसी भी तरह का ट्रैवल आप करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म का मौका आपको जरूर मिलेगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि केतु जब चंद्रमा के ऊपर से होते हैं तो आपका स्वभाव थोड़ा सा इरिटेशन वाला जरूर हो जाएगा, आप रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर है। चंद्रमा आपका मन होता है। जब राहु केतु एक्सिस में आता है तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव असर जरूर देखने को मिलता है। इस चीज को थोड़ा सा आपको जरूर बैलेंस करना पड़ेगा साल 2025 के लिए। अदरवाइज यदि हम देखें तो राहु सप्तम में बैठेंगे तो 11th को भी एक्टिव करेंगे, क्योंकि 11th में गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु वहां पर भी एक्टिव होंगे। आप देखिए, ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। तो निश्चित तौर पर आपको इस चीज का बहुत फायदा होगा। तीसरा, पांचवा, सातवां और 11th आपके लिए एक्टिव रहेगा। तो इन चीजों का एक्टिव रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज को। लाइफ में आपको बहुत जो है वो तरक्की भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। टेम्परामेंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी नेचर के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बिहेवियर के ऊपर और अपने रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। अदरवाइज हेल्थ के लिहाज से यदि देखें तो हेल्थ के लिहाज से भी चीजें ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हेल्थ की नजर नहीं आती, क्योंकि छठा भाव जो है वो बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है। हालांकि जब शनि अष्टम में गोचर करते हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है हेल्थ से संबंधित। यदि आपकी एज ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए, लेकिन पूरा साल वैसे कोई बहुत ज़्यादा खराबी नहीं होने वाली है, क्योंकि गुरु जो है वो 11वें भाव में
बहुत अच्छे रिजल्ट करते हैं, आपको उसकी ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी गुरु की। और गुरु जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम के स्वामी भी होते हैं। तो अष्टम लंबी बीमारी का भाव होता है, यहाँ के स्वामी का शुभ गोचर में जाना आपके लिए निश्चित तौर पर अच्छा है। तो ये जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए राशिफल रहेगा। जाते जाते मैं आपको शनि की रेमेडीज जरूर बताऊंगा, क्योंकि शनि की ढैया शुरू होने वाली है, तो आपको कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ओम शं शनिश्चराय नमः का जप डेफिनेटली आपको जरूर करना चाहिए जब शनि की ढैया शुरू हो जाए। काले कपड़े कोशिश करिएगा कि अवॉइड किए जाएं शनि के पीरियड के दौरान। और इसके अलावा यदि आप शनि मंदिर जाते हैं तो छाया पात्र में अपना फेस देखकर सरसों का तेल शनिदेव की शिला पर अर्पित कर सकते हैं। यदि आपकी कोई फैक्ट्री है, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर आपके अंडर स्टाफ काम करता है, वहां पर आपका बिहेवियर जो है वो स्टाफ के साथ कॉर्डियल रहना चाहिए, क्योंकि शनि मासिस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप इनके साथ कॉर्डियल बिहेवियर में रहते हो तो शनि के आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, खराब रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये 2025 का राशिफल है सिंह राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका 2025 बहुत अच्छा रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि आप इस 2025 के साल में लाइफ की सारी जितनी भी खुशियां होती हैं वो भगवान आपको दे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।